Hello everyone, welcome to Dakshina E-Classroom program, and this is a revision lecture for nuclear physics based on nuclear physics for IIT students। तो अपन ने लास्ट क्लास में इसका रिवीजन स्टार्ट किए थे और अपन ने देखा था कि न्यूक्लियर फिजिक्स जो चैप्टर है इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें हम जो रिवीजन लेक्चर है तो इसमें कंसेप्ट्स दो चार लाइक यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और लाइक रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे लाइक वी विल बी गोइंग थ्रू द theoretical part of the concept so that like after going through this video you will be clear with the concept and then you need to do some practice and then you will be having like little bit good confidence about this topic। तो अपन ने लास्ट क्लास में जो न्यूक्लियस है रदरफोर्ड ने डिस्कस किया एंड हाउ इट गॉट डेवलप्ड, साइज ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर फोर्स एंड ऑल दैट। देन फिर उसमें लाइक बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपन ने डिफाइन किया और बेस्ड ऑन दैट बेसिकली सम स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो ब्रेक करते हैं और स्पॉन्टेनियस जो ब्रेक होता है मतलब लाइक विद द इमिशन ऑफ सम रेडिएशंस वी कॉल दैट रेडियो एक्टिविटी। एंड रेडियो एक्टिविटी में जो रेडिएशंस हैं वो तीन तरह के, अल्फा, बीटा एंड गामा, तो वो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट आता है इसमें लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड देन वी विल टॉक अबाउट पैरेलल एंड सक्सेसिव डिके ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड द नेक्स्ट द लास्ट पार्ट इज द application of radioactivity, that is finding the age of some material, some substance, some rocks and all that। तो that is aging or dating। तो यहाँ पे दो तरह का आता है, यूरेनियम एंड कार्बन डेटिंग। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव डिके एंड स्टैटिस्टिकल लॉ। देखो इसमें क्या है, अभी अपन ने समझ लिया कि कुछ न्यूक्लियाई क्या है, अनस्टेबल है। तो वो न्यूक्लियाई क्या करते हैं, डिके होते हैं, दे गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सम स्टेबल न्यूक्लियाई। तो बात है कि लेट्स से अब इनकी काउंटिंग वगैरह की, कब कौन से न्यूक्लियाइड्स डिके हो जाएगा, कितने बचेंगी, कितने डिके हो जाएंगे, कितना टाइम लगेगा टोटल और कितनी रेट से। तो ये सब चीजों को समझने के लिए वी हैव लाइक रेडियोएक्टिव डिके और स्टैटिस्टिकल लॉ गिवन बाय रदरफोर्ड एंड सोडी साइंटिस्ट नेम। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से वी हैव वन ए, दिस इज व्हाट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। ए क्या है, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई है और इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फाइनली बी। ठीक है, यहाँ पे एक रहता है लैम्डा, लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। It depends on the radioactive nuclei. It depends on radioactive nuclei। मतलब ये समझ लो कि अगर ये A है, इसकी जगह अगर ये दूसरा न्यूक्लियाई होगा तभी ये लैम्डा चेंज होगा। समझ में आ रही ना चीजें, ये कितने नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई अभी एक्टिव बचे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लैम्डा इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द मटेरियल। तो अगर ये ए न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो रहा है बी में, देन इट विल बी लाइक ए की जगह अगर कोई दूसरा न्यूक्लियाई या रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई लेंगे तो लैम्डा चेंज होगा। यहाँ पे है कि अगर लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, इसका मतलब क्या होता है कि एक का लैम्डा 1 है बड़ा है दूसरे से, तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट दिस इंप्लाइज radioactive nuclei of one is more active or less stable than two। तो मतलब ये होगा कि ये जो न्यूक्लियाई है जिसकी करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 है डिके कांस्टेंट, दैट विल बी मोर एक्टिव मींस लेस स्टेबल कंपेयर टू दिस। ठीक है ना। अब बात ये आ गई, तो मान के चलते हैं लेट एट t इक्वल टू 0 एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ A लेट्स से n0। ठीक है ना, और नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ B, तो ये मान लेते हैं अभी 0 है। t टाइम पे एट t some time t, number of active nuclei of A मान लेता हूं मैं कुछ n बचे। ठीक है ना, तो B के कितने बच गए बन गए हैं, ये क्या है, ये बचे हुए हैं। सो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई और आई विल राइट नॉट एक्टिव, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B will be 0 and number of active nuclei of A is n and number of nuclei of
एटम बी विल बी इक्वल टू व्हाट, n नॉट माइनस n, क्योंकि टोटल कितने थे देखो a के n नॉट थे, उनमें से n अभी बचे हुए हैं, तो मतलब क्या हुआ, कितने डिके हो गए, दिस माइनस दिस, और जितने ये डिके हुए उतने ही बी के फॉर्म हुए, ठीक है ना, ये समझ में आ रही चीज। अब यहाँ पे ये आता है लाइक किसी भी टाइम पे ये n क्या है, कितनी होगी, ये सब चीजें, तो यहाँ पे एक रेट ऑफ डिके, ठीक है ना, that we write basically dn by dt. It's directly proportional to number of active nuclei of A present at that time. Directly proportional to number of active nuclei of A present. समझ में आ रही है? तो मतलब ये हो गया d n A by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n a, क्योंकि मैं a के लिए मैं ऑलरेडी आपको लिख दिया हूं, ये किसी भी टाइम पे n है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सीधा dn by dt is directly proportional to n, and this implies जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम हटाकर लिख देते हैं, this is equal to lambda into n. ये समझ में आई चीजें। अब इसी को, ये क्या है, अगेन रेट ऑफ डिके, ये कितनी जब एक्टिव न्यूक्लियाई n बची है तो वो कितनी रेट से डिके हो रहे हैं ना, तो ये डिके रेट है, उसको मैं अभी आपको और बता देता हूं। सो इन दिस केस इसी को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं dn by n इक्वल टू लैम्डा इनटू dt इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये अपने पास आ जाता है n नॉट टू n, दिस इंप्लाइज, और क्योंकि ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, सो हियर वी यूज माइनस साइन आल्सो, दिस इज माइनस, and integrating in all that we get n equal to n naught e raised to minus lambda into t. ये क्या है, this is what, n के a के कितने एक्टिव न्यूक्लियाई t टाइम पे बचेंगे अगर इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा है, और इनिशियली एट t is equal to 0 नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ a is n naught. तो ये सब समझ में आना चाहिए। और एट टाइम t number of nuclei of B formed, तो वो कितने हो जाएंगे, you can write n b that would be equal to n naught minus n, and that can be written as n naught 1 minus e raised to power minus lambda, ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए यहाँ से। एंड देन ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये देखो A का है, फॉर A दिस इज फॉर A वर्सेस टाइम, तो A के लिए क्या हो रहा है, इट्स इनिशियली मैक्सिमम एंड इट्स डिक्रीजिंग लाइक दिस, सो दिस इज n naught फॉर A, फॉर B it will be like what, initially it is starting from 0 and B versus T, and then it's increasing. So at infinity it will be becoming n naught. Finally मतलब पूरे A के न्यूक्लियाई infinity टाइम पे डिके कर जाएंगे, then this is the number of nuclei of B. Is that clear? And that's actually given by in this form. तो ये आप समझ सकते हैं t equal to infinity ये हो जाएगा। So these are few terms. अब यहाँ पे कुछ और terms आते हैं like half life. हाफ लाइफ क्या है, मैंने कहा t is equal to 0 पे A की एक्टिव न्यूक्लियाई कितनी है, n naught, और t टाइम पे ये कितने हो जा रहे हैं, n naught e raised to power minus lambda t. तो the duration after which the number of active nuclei of A will reduce to half, that duration is termed as half life, is it? So you can write the time after which the number of active nuclei of A becomes half, ठीक है ना, तो मतलब क्या होगा, n equal to n naught e raised to power minus lambda t, एंड ये कितना हो जाएगा, n naught by 2, यहां से सॉल्व करके आता है अपने पास t is equal to how much, this is ln 2 divided by lambda, that comes out to 0.693 divided by lambda, or this is equal to t half,
ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट रहता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। टी इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा और दैट इज आल्सो इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा। तो टी हाफ का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए, एंड द फॉर्मूला यू मस्ट रिमेंबर दैट। तो अभी देखो इसमें क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिके चीजें रहती हैं, यहाँ पे आप ये अपने देखा कि जो n इक्वल टू n बाई टी रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा टी है, तो एक टी हाफ ड्यूरेशन के बाद क्या होगा, जो भी जीरो टाइम पे था वो हाफ टाइम एक टी हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब इस टाइम पे जो भी है वो अगेन ये 1 टी हाफ टाइम ड्यूरेशन के बाद फिर जो अभी है उसका आधा हो जाएगा। सो मींस इफ लेट्स सपोज n naught is the number of nuclei present at t equal to 0, तो after 1 half life कितने एक्टिव न्यूक्लियर बचेंगे, दैट विल बी n naught by 2। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ तो ये क्या होगा, इसके भी आधे हो जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, n naught by 2 power 2 एंड सो ऑन आफ्टर n हाफ लाइफ। ये कितना बचेगा, दैट विल बी n naught divided by 2 power n। So this will be the number of active nuclei of A nuclei left after n half lives. Clear? One more thing is coming out to be average life. ये कुछ terms हैं and the formulas you must remember. Meaning क्या होता है एवरेज लाइफ का, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास टोटल n naught न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना, and they are continuously decaying। तो कुछ न्यूक्लियाई हैं जो थोड़े से t1 टाइम के बाद डिके हो गए, कुछ न्यूक्लियाई हैं वो t1 प्लस dt टाइम के बाद डिके हो गए, और कुछ न्यूक्लियाई हैं वो काफी बहुत टाइम बाद डिके हो गए। तो मतलब कुछ न्यूक्लियाई की जो ड्यूरेशन है, लाइफ है जिंदा रहने वाली, वो बहुत कम है, कुछ की बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मल्टीप्लाइड बाय द टाइम अप टू विच दे विल स्टेट सर्वाइव, और उसके बाद ये बोल सकते हैं उसके बाद डिके हुए, तो ये क्या होगा, टोटल ड्यूरेशन आ जाएगा। अगर हर एक न्यूक्लियाई के लिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैं कहता हूँ लेट्स से t इक्वल टू 0 पे कितनी है, n नॉट, t इक्वल टू t पे ये बचे n, समझ में आई चीजें, और t इक्वल टू t प्लस dt में ये डिके हो गए dn। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो dn न्यूक्लियाई है वो यहां से यहां तक डिके हो गए, समझ पा रहे ना चीजें। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि dn न्यूक्लियाई, हर एक न्यूक्लियाई कितने टाइम के लिए जिया, कितने टाइम तक सर्वाइव किया है, दैट इज t टाइम। तो इनका टोटल टाइम ऑफ सर्वाइवल कितना हो जाएगा, टोटल टाइम दैट विल बी इक्वल टू dn मल्टीप्लाइड बाय t। ये समझ में आ रही ना चीजें, गेटिंग इट। तो ये टोटल है। अब इसी को मैं अगर मैं ऐड कर देता हूं, समझ में आ रही ना चीजें, टोटल सब न्यूक्लियाई के लिए, n नॉट न्यूक्लियाई के लिए, और डिवाइडेड बाय व्हाट, तो ये क्या जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा फॉर विच लाइक न्यूक्लियाइज आर सर्वाइविंग। तो यहाँ पे एवरेज t एवरेज और एवरेज लाइफ, तो ये बोलते हैं इंटीग्रल t dn डिवाइड बाय इंटीग्रल dn। यहाँ पे dn की वैल्यू रख के और इंटीग्रेट करते हैं तो ये सब चीजें आपके पास आ जाता है। दिस कम्स आउट टू बी सिंपली डायरेक्टली 1 by lambda। तो द एवरेज लाइफ बोलते हैं, एवरेज लाइफ मतलब ये समझ लो कि अगर n नॉट न्यूक्लियाई थे 0 पे इनफाइनाइट टाइम पे कंप्लीटली डिके हो गए, तो अगर मैं कहूँ ऑन एन एवरेज हर एक न्यूक्लियाई कितने टाइम तक सरवाइव किया, दैट इज दिस लाइफ, एवरेज लाइफ। या फिर मैं बोलूं कि ऑन एन एवरेज एवरी न्यूक्लियाई कितने टाइम बाद डिके हो गया, दैट इज आल्सो मीन सेम। व्हेन दिस कम्स आउट टू बी न्यूमेरिकली 1 by lambda, you must be remembering this formula also। तो यहाँ पे कभी-कभी आपको एवरेज लाइफ दे दी जाएगी, एंड देन बाय दैट you should be like remembering this formula। So that means you are basically provided with 1 by lambda of that nucleoactive or radioactive decay। So ये था like basically radioactive decay statistical law। You should understand the meaning, you should remember the formula n equal to n naught e raised to power minus lambda t। यहाँ पे हाफ लाइफ का मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, n हाफ लाइफ के बाद कितने एक्टिव न्यूक्लियाई बचेंगी, कितने डिके हो जाएंगी, और एवरेज लाइफ का मीनिंग क्या है, दैट शुड बी आल्सो क्लियर टू all of you।
सो अभी अपन को लाइक लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो इसमें रेट ऑफ एक्टिविटी जिसको अपन डीपीएस में मेजर करते हैं, डीपीएच में, डीपीएम में, डिसइंटीग्रेशन पर आवर पर मिनट एंड क्यूरी एंड ऑल दैट, वो समझा। एंड देन वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। हाफ लाइफ का मतलब है कि उस टाइम के बाद जो आपके एक्टिव न्यूक्लियाई हैं उनकी जो काउंटिंग है या नंबर से वो एग्जैक्टली हाफ हो जाता है। बेसिकली एक्टिविटी भी उस ड्यूरेशन में हाफ हो जाती है। और एवरेज लाइफ का मतलब भी क्या है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। सो लेट्स कंटिन्यू। वन मोर इज दैट पैरेलल डिके। अगर यहाँ पे क्या है, और अभी जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी था उसमें अपन ने क्या देखा कि लाइक किसी भी टाइम पे अगर एक अपने पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, वो डिके हो रहा है विद सम लैम्डा। लैम्डा इज डिके कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन दी बेसिकली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, टेम्परेचर एंड ऑल दैट बेसिकली। तो वो अपन लाइक कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है तो किसी जीरो टाइम पर अगर उसके एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं तो टी टाइम पर उसके कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, वो सब अपन यहाँ पर समझ लिए। तो ऐसे ही अगर पैरेलल डिके भी एक अलग टाइप का डिके है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या रहता है, ए radioactive nuclei, let's say A, simultaneously decays to radioactive nuclei B and C, ठीक है ना। अभी जो अपन ने केस देखा लास्ट में उसमें क्या था कि A इज डिकेइंग टू सम B, तो वहां पे A के इनिशियली एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, B के 0 थे। अब A के घटेंगे तो B के बढ़ रहे थे, तो वो अपन ने A और B का रिलेशन देखा और A के कितने बचे टी टाइम के बाद, B के कितने बन गए वो अपन ने देखे। यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। हियर A इज डिकेइंग साइमल्टेनियसली टू B एंड A is also decaying to C. ये नहीं हो रहा है कि heavy nuclei A is breaking down into B and C. This is not the case here. Remember that actually. यहाँ पर है कि A एक साथ B में भी डिके हो रहा है और C में भी डिके हो रहा है। तो उस टाइम पे अगर मैं कहता हूँ let's say the decay constant for this process is lambda 1 and for this process is lambda 2, or T is equal to 0 at T equal to 0, the number of A nuclei of A, this is A, B and C. So T equal to 0, this is n naught and 0 and 0, तो B और C 0 है। and let's say some time T, this is left NA, this is NB and NC। तो अभी अपन को यही चीज़ें समझने का है कि A B C में इनका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे उनका क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। तो किसी भी टाइम पे हम देखो ये तो कह सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A ब्रेक होंगे तो वो बराबर क्या होंगे, कुछ इसमें ब्रेक हो जाएंगे, कुछ इसमें जनरेट हो जाएंगे, इज इट। सो लेट the number of nuclei of A decay, is it, in dt time, तो मैं बोल सकता हूँ dNA, this will be equal to dNB plus dNC। इतने डिके हुए A के, तो ये कुछ B के बन गए, कुछ C के बन गए। समझ में आई ना चीजें। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कि A का डिके होना ठीक है, लेकिन A का जो डिके होगा तो क्योंकि यहाँ पे ये 2 लैम्डा है, ठीक है ना। तो अगर हमें पता है कि एक प्रोसेस है, अगर वो लाइक A इसका जो डिके कांस्टेंट लैम्डा है, तो आई कैन राइट द रेट ऑफ डिके ऑफ A इज गिवन बाय DNA बाय dt विल बी लाइक प्रोपोर्शनल टू NA। ये तो कह ही सकते हैं, ठीक है ना। सो DNA बाय dt विल बी लाइक प्रोपोर्शनल टू NA। ये क्या है, रेट ऑफ डिके ऑफ A, बट ये 2 लैम्डा है इसमें, तो किसके प्रोपोर्शनल, सो आई कैन से तो दैट आई विल राइट DNA बाई dt विल बी लाइक सम लैम्डा इफेक्टिव इनटू NA। ये बोल सकते हो माइनस बिकॉज इट्स डिक्रीजिंग एक्चुअली, ठीक है। तो एक तो ये आ जाता है रिलेशन। दूसरा, यहाँ पे जितनी रेट से A डिके हो रहा है B में, आई विल से दैट विल बी आल्सो इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, इज इट। रेट ऑफ formation of B is also equal to rate of decay of A to B, ठीक है ना। तो ये बोल सकता हूँ मैं dNB by dt and this will be equal to what, minus of dNA by dt। ये only formation of A, sorry, मतलब A to B, not exactly like both B and C. So that for B, and that will be like I can write lambda 1 into NA. Is it clear? So this implies I can write basically dNB by dt is equal to lambda 1 into NA, and similarly I can write rate of formation of C will be equal to rate of decay of A to C, ठीक है ना। So rate of formation of nuclei of C is equal to rate of
डिके ऑफ ए टू सी। तो ये मैं बोल सकता हूँ डी एन सी बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू वॉट, माइनस ऑफ डी एन ए बाई डी टी टू सी, एंड दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा टू इंटू एन ए। ठीक है ना, ये भी अपन, क्योंकि देखो ये जो ए डिके हो रहा है सी में, वो अगेन डिपेंड करेगा कि ए के कितने एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। सो वी कैन राइट इट दिस वे। ठीक है, और ये अपने पास रिलेशन आ ही गया है। यहाँ पे अगर मैं देखो डी एन बी रखता हूँ, डी एन बी, ठीक है ना, तो डी एन बी इन दिस, लेट मी राइट, दिस इज इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। तो यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूटिंग एवरीथिंग देयर, सो आई कैन राइट डी एन ए, दिस इज डी एन बी, यहाँ से डी एन बी क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 एन ए, सो लैम्डा 1 एन ए इंटू डी टी प्लस lambda 2 nb into na into dt, and this implies dna by dt is equal to lambda 1 plus lambda 2 into na। अगर इसको मैं कंपैरिजन करता हूँ, ये इक्वेशन लेट से नंबर 5 है, तो इसको अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ विद दिस इक्वेशन 2, कंपेयरिंग 5 with 2, I can write lambda effective is coming out to be lambda 1 plus लैम्डा 2। ये क्लियर होता है। तो मतलब इस सिचुएशन का जो पैरेलल डिके है उसका जो एवरेज है, या फिर अपन बोल सकते हैं इफेक्टिव डिके कांस्टेंट है, दैट इज गिवन बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब ये तो क्या हो गया, देखो सिंपल बेसिक इक्वेशन आ गई, यहाँ पे एक माइनस भी आएगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज। ठीक है ना, तो ये यहाँ से अगर मैं इसको सिंपली इंटीग्रेट करती हूँ तो एन ए तो क्या आ जाएगा, एन विल बी इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव, दैट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। तो ये आ गया एन ए। अब यहाँ पे ये तो क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ ए लेफ्ट एट टाइम टी, दैट इज गिवन बाय दिस प्रोसेस। अब आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि बी के कितने फॉर्म हो जाएंगे न्यूक्लियाई, ठीक है ना, एंड सिमिलरली सी के, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी एंड सी एट टाइम टी। तो लेट्स कैलकुलेट दैट। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी फॉर्म्ड एट टाइम टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसके लिए देखो अपने पास क्या आ गया, एन ए आ गया है, एन ए, और डी एन बी बाई डी टी क्या, लैम्डा 1 इंटू एन बी एन ए। सो आई कैन राइट डी एन बी बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एन ए इज इक्वल टू दिस एन नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू टी। ठीक है ना, ये डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू डी टी। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट, ठीक है ना, एंड सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट। तो इनिशियली एन बी की लिमिट क्या है 0, और बाद में मान लीजिए चलते हैं कुछ टी टाइम पे एन बी हो गया, और यहाँ पे 0 टू टी टाइम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज एन बी इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा 1 एन नॉट डिवाइडेड बाई इसका, दिस इज माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी ई पावर, ये क्या आ जाएगा, ई पावर माइनस ऑफ, दिस इज ई पावर माइनस ऑफ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 into t, and substituting the limit 0 to 1. ठीक है, so let me erase it here. So this implies, तो यहाँ से अपने पास आता है basically I can write it, this implies n b is equal to, यहाँ पे ये सब्सटीट्यूट कर देंगे तो t की पावर 0 पे क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, t की पावर t पे लाइक टी पे ये ई पावर माइनस दिस हो जाएगा, माइनस को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये अपने पास आ जाता है लैम्डा एन ए इज एन बी इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा 1 डिवाइड बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 होल मल्टीप्लाइड बाई एन नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 मल्टीप्लाइड बाई टी। सो दिस इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B formed at time t, and similarly we can write actually number of nuclei of C formed at time t or up to time t. तो NC अपन लिख सकते हैं, this is lambda 2 n naught divided by lambda 1 plus lambda 2 this is 1 minus e raised to power minus of lambda 1 plus lambda 2 into t. एक्जैक्टली सेम मैनर अपन जा सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने पास एन ए आर क्या है, और सी के लिए भी क्या करेंगे, डी एन सी। ठीक है, यहाँ पे था बेसिकली दिस इज डी एन सी
डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एन ए बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू एन ए। तो यहाँ पे बस ये लैम्डा 1 की जगह एन लैम्डा 2 हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें। तो दिस इज हाउ, तो पैरेलल डिके का मतलब क्या होता है आपको ये समझ में आना चाहिए पहले। तो पैरेलल डिके में क्या होता है, एक न्यूक्लियाई ए साइमल्टेनियसली बी और साइमल्टेनियसली सी में डिके होता है, ठीक है ना। अब अगर किसी भी टाइम टी पे मान के चलते हैं कि इनिशियल टी पे 0 पे ओनली ए प्रेजेंट था, बी और सी 0 थे, तो अब टी टाइम पे ए के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे, ए के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने प्रेजेंट होंगे, बी के कितने होंगे, सी के कितने होंगे, एक्टिविटी कितनी होगी। देखो अगर ये आ गया है तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डीएनए बाई डी टी, तो जो कि आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाली जा सकती है। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास बी आ गया है तो इसकी भी बी की भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डी एन बी बाई डी टी, अगर ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है तब, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पैरेलल डिके एंड वन मोर इज दैट एंड दैट इज सक्सेसिव डिके। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट टू। ओके, सो नेक्स्ट इज सक्सेसिव डिके। तो सक्सेसिव डिके में देखो क्या होता है, बेसिकली ए न्यूक्लियाई है इनिशियली, ये डिके होता है बी न्यूक्लियाई में विद डिके कांस्टेंट लैम्डा 1, और बी ये क्या है, एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई है जो कि क्या है, वो खुद स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है। तो बी फर्दर क्या होगा, डिके होता है एक स्टेबल न्यूक्लियाई सी में। तो यहाँ पर भी अगर हम ये मान के चलते हैं कि टी बराबर 0 पे लेट्स से ओनली ए वाज प्रेजेंट एंड नॉट बी एंड सी बोथ वर हैविंग 0, टी टाइम पे इनका कुछ ये नंबर है, तो यहाँ पे वही सब चीज़ें कि ये एन ए कितना होगा, एन बी कितना होगा, एन सी कितना होगा टी टाइम पे, और उसके बाद फिर इनका बेसिकली अगर हमें एग्जैक्टली ये एक्टिविटी वगैरह निकालने का है ए की बी की, तो वो सब चीज़ें भी अपन कैसे निकाल पाएंगे। तो पहली बात तो एट एनी टाइम, इज इट एट एनी टाइम, एक रिलेशन अपन ये लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे ना, ये सब मिला करके वो क्या होंगे इनिशियली जितने, दिस विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ डिके ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, सो रेट ऑफ डिके of A, that will be like decreasing, so this we will write minus dA by dNA by dt with minus of lambda 1 into Na t टाइम पे ये हो जाएगा। एंड यहीं पे हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, तो ये रेट से जितनी से डिके हो रहा है A, मैं बोल सकता हूँ कि इतनी ही रेट से B क्या होगा फॉर्म हो रहा होगा। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, तो वो आप लिख सकते हो डी एन बी बाई डी टी, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ A प्रेजेंट, क्योंकि A जितनी रेट से डिके होंगे वो उतनी रेट से ये फॉर्म होगा। सो मीन्स दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू दिस, विल बी इक्वल टू दिस, बट दिस इज नेगेटिव एंड दिस विल बी लाइक दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, तो ये लिख सकते हैं फॉर्मेशन, दिस कैन बी रिटन लैम्डा 1 इंटू एन ए, एंड रेट ऑफ डिके ऑफ ए सॉरी बी, तो वो बोल सकते हैं अपन डी एन बी बाई डी टी, ठीक है ना, बी डिके, दिस विल बी माइनस ऑफ लैम्डा 2 इंटू एन बी, ये प्रपोर्शनल, और यही बोल सकते हैं हम दिस विल बी आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो ये लिख सकते हैं डी एन C by dt, this is formation rate, that will be equal to minus of dN B by dt, you can write decay rate, that will be equal to lambda 2 into NB. So I hope these things should be clear, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो B है वो इतनी रेट से तो बन रहा है, इतनी रेट से साइमल्टेनियसली डिके हो रहा है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ चेंज ऑफ B क्या हो जाएगा, इज इट, सो इफेक्टिव rate of change of nuclei B, तो वो मैं लिख सकता हूँ डी एन बी बाई डी टी, दिस इज फॉर्मिंग एट द रेट ऑफ लैम्डा 1 इंटू एन ए, माइनस इतनी रेट से ये डिके हो रहा है, सो दिस कैन बी द रिलेशन। वन मोर थिंग, ये क्या हो रहा है, फॉर दिस इट इज सिंपल स्टैंडर्ड डिके लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, तो इसके लिए हम एन ए क्या लिख सकते हैं, एन ए इज इक्वल टू एट एनी टाइम ई नॉट माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, सो वी गॉट ऑलरेडी सिंपली एन ए, ठीक है ना। अब यहाँ बचता है दिस इज एन बी, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, तो दिस इज डी
एन बी बाई डी टी प्लस लैम्डा टू इंटू एन बी इक्वल टू लैम्डा वन इंटू एन ए, और एन ए अपन रख देंगे एन ए इक्वल टू दिस बिकॉज एन नॉट ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी, वी गॉट दैट ऑलरेडी। अब ये है एक स्टैंडर्ड डिफरेंशियल सॉर्ट ऑफ लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको वो इंटीग्रेशन करने का तरीका रहता है इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली दिस इज लैम्डा टू ई रेस्ट पावर लैम्डा टू इंटू टी, ठीक है ना, आई मीन ई रेस्ट पावर लैम्डा टू इंटू टी। तो ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ लिया होगा तो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ये सब सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाता है बेसिकली ई पावर लैम्डा टू इंटू टी डी एन बी बाई डी टी प्लस लैम्डा टू एन बी ई पावर लैम्डा टू इंटू टी प्लस का दिस इज इक्वल टू लैम्डा वन एन ए ई पावर लैम्डा टू इंटू टी। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज डी बाई, या फिर मैं डी टी को इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस इज लैम्डा एन बी ई पावर लैम्डा टू इंटू टी लैम्डा टू इंटू टू टी, दिस इज लैम्डा वन, एन को भी लिख देता हूँ मैं एन नॉट ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ लैम्डा वन इंटू टी ई पावर लैम्डा टू इंटू टी एंड दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डी टी। एंड अब देखो यहाँ से अब अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, बी, वी वॉन्ट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी एट एनी टाइम। तो ये अपने पास ऑलरेडी आ चुका है, इसको याद रखने का, और ये रिलेशन भी अपन को इस काम आएगा, ये भी ज़रूरत है, और बाकी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, तो अब इनको इंटीग्रेट करते हैं, लेट्स गेट द रिजल्ट फाइनल। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, ये आपको आईआईटी में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, देयर आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट, सो यू शुड अंडरस्टैंड दीज क्लियरली। तो यहाँ से देखो वो लास्ट इक्वेशन आ गई अपने पास, तो डी एन बी ई पावर लैम्डा टू इंटू टी इक्वल टू लैम्डा वन एन नॉट ई पावर, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, lambda 2 t minus lambda 1 into t, so this can be written as lambda 2 minus lambda 1 into t into dt। ठीक है ना, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ समथिंग विल बी लाइक एन बी ई पावर lambda 2 into t, this is lambda 1 n naught by lambda 2 minus lambda 1, integration of this will be e power minus of this is lambda 2 minus lambda 1 into t and limit 0 to t। ठीक है ना, तो जीरो पे अपन एन बी तो जीरो है ये, तो ये तो सीधा सीधा यही हो जाएगा 0 to t, बिकॉज एन बी विल बी 0 at t टाइम। सो यहाँ से अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एन बी इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा 1 एन नॉट डिवाइड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 दिस होल, और इससे डिवाइड कर देंगे तो ये बचता है यहाँ पे, और ये देखो इधर क्या बचेगा ई पावर दिस माइनस 1, तो मैं इसको अगर एडजस्ट कर देता हूँ डायरेक्टली तो दिस इज कमिंग आउट minus of this into e raised to power minus of lambda 2 into t, this is the number of nuclei of B formed at any time t। so I hope it should be clear to everyone कि ये जो B के न्यूक्लियाई हैं वो t टाइम पे कितने फॉर्म, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ रेट से फॉर्म भी हो रहे हैं, कुछ रेट से साइमल्टेनियसली डिके भी हो रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है व्हेन एट व्हाट टाइम द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ B formed will be maximum, is it? so time at which number of nuclei of B will be maximum। तो इसको कैसे करेंगे, ये अपन लिख सकते हैं डी एन बी बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बराबर 0 कर देंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, सो दिस इज इक्वल टू सम लैम्डा 1 एन नॉट बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 into differentiation of this, that is equal to minus of lambda 1 e power minus lambda 1 t plus lambda 2 e power minus lambda 2 into t, this should be equal to 0, means this quantity should be equal to 0, and this implies यहाँ पे अब अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं, this quantity is equal to that, तो अब अपन को चाहिए यहाँ पे, so this can be written as e power lambda 2 minus lambda 1 into t should be equal to lambda 2 by lambda 1। यहाँ से ln लेते हैं दोनों साइड, तो दिस इम्प्लाइज t is coming out to be ln lambda 2 by lambda 1 divided by lambda 2 minus lambda 1। so this is the time at which
number of nuclei of B formed will be maximum. And one more thing यहाँ पे और कि C के न्यूक्लियाई कितने होंगे किसी भी टाइम पे, तो वो भी अपन आसानी से ही निकाल सकते हैं। तो अभी अपने पास A और B के आ गए हैं। एक और रिलेशन मैंने अभी यहाँ पे बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो वो था रिलेशन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम N0 इज इक्वल टू NA प्लस NB प्लस NC। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, NC इज इक्वल टू N0 minus NB minus NA. We know this, so let's substitute, then we will get NC. This is N0, A है minus of N0 e raised to power minus lambda 1 t, और B है this one, this is lambda 1 N0 divided by lambda 2 minus lambda 1 into e power minus lambda 1 into t minus e power minus lambda 2 into t. This is your all. तो अब इसको अपन rearrange कर सकते हैं. So this is taking N0 common, 1 minus e power minus lambda 1 into t minus this is lambda 1 e power minus lambda 1 into t divided by lambda 2 minus lambda 1, this plus this is lambda 1 e power minus lambda 2 into t divided by lambda 2 minus lambda 1. This is the relation. अब देखो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इधर तो बराबर है और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास सॉल्व होकर के आ जाएगा जो भी है, लाइक दिस इज लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस दिस इज ई पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी इंटू लैम्डा 2, दिस इज प्लस ई पावर लैम्डा 1 इंटू ई पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी माइनस लैम्डा 1 ई पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी दिस and plus lambda 1 e power minus lambda 2 into t this whole divided by lambda 2 minus lambda 1. अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, lambda 1 this is plus this is minus cancelled out, lambda 2 and lambda 1, तो यहाँ से ये n0 this is lambda 2 minus lambda 1 और इधर बचता है lambda 2 ये lambda 1, तो मैं इसको माइनस ऑफ लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ई पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी दिस होल डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 एंड दिस कैन बी कैंसल्ड आउट. बेसिकली दिस कम्स आउट टू बी n0 1 minus e raised to power minus of lambda 1 into t. So this is the number of nuclei of C at any moment of time. तो this is all about your successive decay. So I hope it should be clear कि यहाँ पर देखो क्या हो रही है चीज़ें. ए न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव है, जो डिके हो रहा है बी में, बी खुद स्टेबल नहीं है तो बी सी में डिके हो रहा है. इस सिचुएशन में टी जीरो टाइम पे ओनली ये था प्रेजेंट, ये 0 0 0 थे, बाकी टी टाइम पे हम ये लिख सकते हैं. और फिर अपन ने जो कंडीशन बनाया कि हम किसी भी टाइम पे लाइक n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी इक्वल टू व्हाट na प्लस nb प्लस nc, वी गॉट वन रिलेशन फ्रॉम देयर. और बाकी na को तो रेट ऑफ डिके ऑफ na विल बी जस्ट सिंपल नॉर्मल जो सिचुएशन होता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो वो अप्लाई करके na बराबर क्या आता है n0 ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी. nb को अपन ने कुछ लाइक कंडीशन यूज़ किया कि कितनी रेट से फॉर्म हो रहा था, कितनी रेट से डिके हो रहा था, तो इफेक्टिव रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी निकाल लिया. फिर उसको इंटीग्रेट करके अपन ने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी एट एनी टाइम दैट इज लैम्डा 1 इंटू n0 डिवाइड बाई लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ब्रैकेट में ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी माइनस ई रेज़्ड टू पावर लैम्डा 2 इंटू टी. तो ये आ गया nb. और वाई यूजिंग दिस कंडीशन दैट टोटल and not equal to this, so substituting b and a and solving we are getting this is the number of nuclei of C. So this is all about your different types of decay, successive decay and parallel decay और law of radioactivity. तो यहाँ पे किसी भी न्यूक्लियाई के आपको कभी भी किसी भी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैक्सिमम मिनिमा कुछ भी पूछा जा रहा है, रिएक्टिविटी, रेट ऑफ डिके इन एवरीथिंग, यू शुड बी इन पोजिशन टू आंसर दोज थिंग्स. Okay, so the next application of nuclear physics is basically aging and dating. इसमें रहता है कि बेसिकली बहुत पुरानी आपने कई न्यूज़पेपर्स में सुना होगा लाइक कि 4000 साल पुराना, 4 लाख साल पुराना कुछ मिला वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें. तो वो कहाँ से डिटरमाइन करती हैं? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी बेसिकली. तो यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होती हैं बेसिकली. देयर आर टू मेथड, वन इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग, अनदर इज़ यूरेनियम डेटिंग. ठीक है, तो कार्बन डेटिंग में जो इसका जो टी हाफ लाइफ है दैट इज 5730 ईयर्स.
और इसका टी हाफ लाइफ होता है दैट इज़ 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। ठीक है, तो अगर कोई भी सब्सटेंस है, कुछ फॉसिल फ्यूल है, लकड़ी है, या मतलब कोई और है जो एनीथिंग लाइक कुछ रॉक है, उसका ईयर्स इफ इट इज़ इन सम लाइक थाउजेंड्स ऑफ ईयर देन यू कैन यूज बेसिकली कार्बन डेटिंग। अगर वो लैक्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर है देन यू हैव टू यूज़ द यूरेनियम डेटिंग मेथड। तो आपको जो समझने की ज़रूरत है वो यहाँ पे वो ये है कि मेथड क्या है, कैसे करते हैं। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप कैसे एक्चुअली में किसी रॉक की या किसी फॉसिल फ्यूल की या किसी वुड की मतलब कैसे एज डिटरमाइन करेंगे। ठीक है ना, तो इसका मैं बताता हूँ जो लाइक तरीका क्या रहता है। बेसिकली पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन डेटिंग से। ठीक है, तो देखो कार्बन डेटिंग में होता क्या है, कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है ना, 666। तो यहाँ पे क्या रहता है कि दिस इज ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई और ये स्टेबल है। एंड इफ वी लुक एट इट द रेशियो ऑफ carbon 12 and carbon 14 available in any living organism, and is it this ratio is 10⁻12:1, means in 10⁻12 atoms of carbon 14 one carbon carbon 12 one atom of carbon 14 will be present। तो ये है। another important point is here is that कि ये जो रेशियो है ना this remains constant till the time the organism, the plant, the animal are living। क्योंकि उस सिचुएशन में होता क्या है, बेसिकली जो अपर एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन मतलब नाइट्रोजन होती है प्रेजेंट, इज इट। सो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 714, ये कॉस्मिक रेडिएशंस वगैरह से ये क्या होते हैं, इट गेट कन्वर्टेड इनटू 614 कार्बन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, एक न्यूट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तो इसमें क्या रहता है बेसिकली प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, सो इट विल बी इमिटिंग 1 बीटा पॉजिटिव प्लस दिस इज न्यूट्रॉन, सो दिस विल बी 1 न्यूट्रिनो। ठीक है ना, तो ये रेडिएशन, तो यहाँ पे ये कार्बन 14 और ये कार्बन 14 कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, देन इट कम्स इनटू फॉर्म CO2। दिस CO2 बिकॉज इट्स ऑफ हैवी गैस मूव डाउन, तो ये सरफेस के अराउंड आ जाती है। एंड व्हेन वी आर लाइक इनहेलिंग राइट, देन एवरी टाइम लाइक विद CO2 नॉर्मल 12 like carbon 12 CO2, carbon 14 CO2 also comes into our body or living organism because ठीक है ना, तो इस हिसाब से क्या रहता है, and keep on decaying and it keep on consuming so that the number of carbon 12 atom in carbon 14 in living organism always remains constant। लेकिन एक बार क्या होता है, once the object, the plant, the animal is dead, उस सिचुएशन में क्या होगा, there will be no further intake of carbon 14। तो अब क्या था, इनिशियली जब वो जिंदा था तब इनका रेशियो ये था। अभी क्या होता है, बाद में जब लाइक मर गया तो काफ़ी टाइम बाद उसमें क्या होगा, ये रेडियोएक्टिव डिके स्टार्ट हो जाएगा और ये उतना ही रहेगा, तो इनका रेशियो क्या है, डिसबैलेंस हो जाता है बेसिकली। ठीक है ना, तो वहाँ से हम बेसिकली इसकी एज डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे एक रहता है अपने पास न्यू सैंपल, ठीक है ना, एक रहता है ओल्ड सैंपल। जैसे हमने कहा कि एक वुड है, वुड का सैंपल है जिसकी लकड़ी है, उसका अपन को लाइक एज डिटरमाइन करना है। तो एक अपन ने क्या किया, 10 ग्राम, जैसे मैं बोलता हूँ 10 ग्राम वुड न्यू और 10 ग्राम सेम वुड सैंपल ओल्ड, ये अपन ने ले लिया। ठीक है, तो अभी आइडियली तरीका तो ये रहेगा कि इस 10 ग्राम में अपन क्या करते हैं, टोटल कैलकुलेट C14 atoms, let's say it's coming out to be N0 in new। और डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे 10 ग्राम है तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लाइक कांस्टेंट, तो उसमें से जो कार्बन 14% है वो कुछ N0 हो गई। लेकिन ये ओल्ड है तो उसमें से क्या होगा, कार्बन 14 आइडियली तो उतनी प्रेजेंट होनी चाहिए थे N0 अगर ये भी लिविंग और नया होता तो, लेकिन क्योंकि बहुत टाइम पहले ही स्टॉप हो चुका है इसमें जो प्रोसेस है, मतलब लाइक इनटेक ऑफ CO2 14 एंड ऑल दैट, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ओल्ड सैंपल में तुम्हारे पास जो ये N0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे जब ये लाइव था, उस टाइम के बाद वो डिके हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ C14 प्रेजेंट दैट विल बी लेट्स से N। ठीक है ना, तो अब हमें ये मालूम है, अगर इसका जो टी हाफ है अपन को पता है और लाइक एवरीथिंग लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड एंड ऑल दैट, तो यहाँ से अब मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू N इज इक्वल टू व्हाट, N0 e raised to power minus lambda into T हाफ, सॉरी लैम्डा इंटू टी।
तो अब अपन को चाहिए टी, क्योंकि ये अपन को पता है, ये एन नॉट पता है, तो यहाँ से मैं टी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज एल एन, दोनों साइड एल एन ले लेते हैं, और टी इज कमिंग आउट टू बी वॉट, दिस इज एल एन एन नॉट बाई एन डिवाइडेड बाई लैम्डा, दिस विल बी योर टी। और लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, दिस इज टी हाफ इंटू एल एन एन नॉट बाई एन डिवाइडेड बाई ln2। so this is the age of rock। तो यहाँ पे t हाफ आपको दे रखा है, that is this। n नॉट क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए, n क्या है ये समझ में आना चाहिए, और ln2 तो सच न्यूमेरिकल वैल्यू है। so this is how you can determine the age of any rock or whatever it is like by carbon dating। ध्यान रखने का कि अगर एज है वो मिलियन एंड बिलियन ऑफ ईयर में, तो ये मेथड इफेक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि उस सिचुएशन में जो ये एन है वो लगभग तुम्हारा खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे अब आप एज नहीं डिटरमाइन कर सकते प्रॉपरली। ठीक है, एक और चीज़ आती है, क्योंकि लाइक समटाइम इट्स बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई and not number of nuclei present in old sample। so instead of going for number of nuclei actually हम ये बोल सकते हैं एक्टिविटी की टर्म्स में लिख सकते हैं। so dn by dt is it, तो ओल्ड में मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस यू कैन राइट विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इनटू एन नॉट, जो नया मतलब बेसिकली दिस इज इन न्यू एक्टिविटी, क्योंकि अभी प्रेजेंट कितने हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एन नॉट है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी। एंड सिमिलरली ये इसको मैं एक्टिविटी न्यू, ठीक है, और एक एक्टिविटी ओल्ड, तो ये क्या लिखेंगे, डी एन बाई डी टी। अच्छा उल्टा कर दिया, ये ओल्ड को मैं यहाँ पे एन नॉट नहीं लिखूंगा, ये सिंपली एन होगी। वेट सेकेंड, दिस इज न्यू, दिस इज आल्सो न्यू एंड दिस इज फॉर न्यू, तो ये न्यू के लिए ये एन नॉट आएगा, ठीक है ना, न्यू आ गया। ओल्ड के लिए ए ओल्ड, डी दिस इज ओल्ड, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा इनटू एन, अभी जो बच गया है, सो दिस इज फॉर ओल्ड। तो यहाँ पे देख सकते हो, इनको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो एन नॉट बाई एन नॉट, लैम्डा लैम्डा गेट्स कैंसिल, इज कमिंग आउट टू बी एक्टिविटी न्यू डिवाइड बाई एक्टिविटी ओल्ड। तो यहाँ पे ये सेम रिलेशन को हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी आल्सो इक्वल टू टी हाफ डिवाइड बाई एल एन टू मल्टीप्लाइड बाई एल एन ऑफ एक्टिविटी, दिस इज न्यू डिवाइड बाई एक्टिविटी ओल्ड। तो ये इसकी टर्म्स में भी अपन कार्बन डेटिंग से एक रॉक की एज डिटरमाइन कर सकते हैं। रॉक भी हो सकता है, एक वुडन प्लांट भी हो सकता है, फॉसिल फ्यूल भी हो सकता है, एंड वॉट एवर इट कैन बी देयर। सो दिस इज द मेथड ऑफ कार्बन डेटिंग। सिमिलरली देयर इज वन मोर मेथड एंड दैट इज कॉल्ड यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग कब यूज़ करते हैं, जब हमारे लाइक जो भी सब्सटेंस है रॉक वगैरह, उसकी एज क्या होगी, कुछ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स में हो। तो लेट्स चेक अबाउट दैट प्रोसेस आल्सो। ओके, सो तो जो डेटिंग का सेकेंड मेथड है दैट इज यूरेनियम डेटिंग। अब देखो यूरेनियम डेटिंग में क्या रहता है, तो पहली बात तो कि यूरेनियम 238 है वो क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तो ये फाइनली एक स्टेबल न्यूक्लियाई लेड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपनिंग। अनदर इम्पॉर्टेंट एजम्पशन हियर, हम ये मान के चलते हैं कि जो अभी लेड, अगर मैंने एक रॉक कोई रॉक का टुकड़ा अगर लाइक एक पीस लेते हैं, तो उसमें अपन ने क्या किया, लेट्स से यूरेनियम 238 का नंबर ऑफ न्यूक्लियाई या नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किया और लेड का कैलकुलेट किया। तो जो लेड के अभी जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं प्रेजेंट है, वो ये माना जाता है कि सभी एटम्स यूरेनियम से डेराइव होकर के आए, यूरेनियम से डिके होकर के बने हुए हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक वी अज्यूम दैट देयर वाज नो लेड प्रेजेंट इन द रॉक। तो ये एक अजम्पशन रहता है, ये एक चीज़ अपन लाइक मान के चलते हैं, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस आल्सो वी कैन इजीली गेट द डेट ऑफ लाइक एज ऑफ एंड रॉक। तो यहाँ पर देखो क्या रहता है, लेट्स से तो एक रॉक सैंपल अपन ने कंसिडर कर लिया, ठीक है, और उसमें अपन क्या कर लेते हैं, let's say of some like x ग्राम, तो इसमें क्या आएगा, लाइक मास ऑफ यूरेनियम 238 निकालेंगे और लेड 206 निकालेंगे। तो ये इसका मान लेते हैं a ग्राम मास निकला और इसका b ग्राम मास निकला, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इसके क्या बोल सकता हूँ मैं, a डिवाइडेड बाई 238 एंड इसके हो जाएंगे b डिवाइडेड बाई 206। अब देखो ये क्या है, अभी की कंडीशन है, लेकिन अब मैं कहूँ कि टोटल यूरेनियम 238 के कितने एटम्स प्रेजेंट थे सेम सैंपल में x ग्राम में एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन। सो नंबर ऑफ
of nuclei of uranium present at the formation of rock, तो वो कितने हो गए? अभी इतने प्रेजेंट है, इतने लेड में कन्वर्ट हो गए, और ये कहाँ से कन्वर्ट हुए हैं? यूरेनियम से कन्वर्ट हुए हैं। तो पहले क्या होगा? ये कोई भी कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये दोनों मिलाकर के क्या होगा? यूरेनियम होगा। सो आई कैन राइट एन यूरेनियम दैट विल बी इक्वल टू ए बाई 238 प्लस बी बाई 206, ठीक है ना। और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट नाउ, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट नाउ, तो वो कितने हो जाएंगे? यूरेनियम 238 दैट इज इक्वल टू सिंपली 8 डिवाइडेड बाई 238 न्यूक्लियाई। ये समझ में आता है क्या? तो यहां पर भी क्या हो गया? ये हो गए तुम्हारे पास बेसिकली एन, ये हो गया हमारे पास एन नॉट। अगेन सेम रिलेशन अपन लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू माइनस लैम्डा इंटू टी, और यहां से भी सॉल्व होकर के आता है टी इज इक्वल टू दिस इज टी हाफ एल एन एन नॉट बाई एन डिवाइडेड बाई एल एन टू। तो ये सॉल्व होकर के तुम्हारे पास क्या देगा? एज ऑफ दैट रॉक, और एन नॉट क्या हो जाएगा वो अपन इनके टर्म्स में लिख सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी टी इज इक्वल टू टी हाफ divided by ln 2, this is ln n naught will be a divided by 238 plus b divided by 206, this whole divided by a divided by 238। ये समझ में आता है? तो ये अपने पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो इस तरह से अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन डाटा दिया जाता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मतलब लाइक आपको पहले देखनी है कि यूरेनियम की पहले कितने प्रेजेंट थे एटम्स, अब कितने प्रेजेंट है, दिस रेशियो एंड टी हाफ डिवाइड बाई एल एन 2। तो ये आपको दिस विल बी द एज ऑफ रॉक। So these are two methods of determining age of and the next one is your nuclear fission and fusion, and that's all about basically your nuclear physics. So I hope that should be clearing. So let's see next. Okay, and based on the type of nuclear reaction that occur in basically laboratory or in the nature, we categorize them broadly into two categories. One is nuclear fission, another is nuclear fusion. So nuclear fission क्या होता है? Here basically it happen for a nuclei of having more than 200 atomic weight. तो ये unstable nuclei होती हैं, वो क्या होते हैं? Heavy हैं, they break down into two or more than two fragments of lighter nuclei or lighter weight. तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पर क्या होता है? एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज दैट यूरेनियम 235 दैट इज ए अनस्टेबल न्यूक्लियाई एंड इट actually like break down by absorbing one slow neutrons, or that is also called thermal neutron, और जिसकी न्यूट्रॉन की एनर्जी रहती है like almost 0 like equivalent to 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक उतनी एनर्जी का जिसको अपन थर्मल न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, वो जब एब्जॉर्ब होता है यूरेनियम 235 के बाद, then it get converted into unstable 236 uranium, and this can break down into X and Y, two nuclei of lighter or moderate weights with the emission of two neutrons, ठीक है ना। Another possibility यहाँ पे ये है कि ये जरूरी नहीं है like ये X and Y they are not fixed, there can be many combinations। तो another possibility is same situation converted into here, and it can be breaking down into X prime and Y prime with the release of 3 neutrons। तो on an average हर एक न्यूक्लियर फिजन में ऑन एवरेज अराउंड 2.5 न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड, ठीक है। एंड द मास लॉस पर रिएक्शन इज अराउंड 0.2 AMU, और आपको पता है व्हेन 1 AMU मास इज लॉस्ट देन एनर्जी रिलीज्ड इज 931। सो द एनर्जी रिलीज करस्पॉन्डिंग टू दिस इज रफली 200 MeV, मतलब पर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन 200 mega electron volt of energy will be released, and this energy is very large, it's huge. You can just imagine how much destructive and how much energy is this. Exactly that Hiroshima and Nagasaki, the bomb explosion, exactly there, like this type of nuclear reaction was
happening, nuclear bombs was there. तो वहाँ पे समझ सकते हैं कि like इतनी एनर्जी रिलीज होने से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था. So that's how we can have idea. Okay, so one of the example is that this. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, one neutron is absorbed and finally barium and krypton this and with the release of 3 neutron. तो यहाँ पर भी देखो एनर्जी निकालने का एक तरीका वही है. Q value is equal to what? Mass defect delta m multiplied by c square. और डेल्टा एम क्या निकालेंगे, वहीं से यहाँ से. तो जैसे यहाँ के लिए बात करते हैं, ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ यूरेनियम माइनस दिस इज 92 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एक माइनस इसका मास. तो और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ अगर ये यूरेनियम 235 तो यहाँ पे एक मास ऑफ प्रोटॉन भी आ जाए एंड दिस भी आल्सो देयर मास ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक, दिस माइनस इधर क्या हो जाएगा, this is mass of barium minus 56 electron plus and here it will be mass of krypton Kr minus 36 mass of electron and plus 3 mass of neutron. This multiplied by c square will be the energy released. तो यहाँ पर देख सकते हैं 56 और 36 it's 92, it's getting cancelled. यहाँ पर ये बचा +1 and here it's basically -3. तो on average we are getting this is mass of uranium basically 235 minus mass of barium minus mass of krypton and minus 2 times mass of neutron multiplied by c square. So this is the Q value of this nuclear fission. तो आपको आइडिया लग सकता है कि न्यूक्लियर फिजन क्या है. यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम वही मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. और ये एनर्जी लाइक इनकी काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में और कुछ एनर्जी कैरी करता है लाइक बेसिकली न्यूट्रॉन्स, दिस फास्ट न्यूट्रॉन्स आर इमिटेड. तो बाद में इसी काइनेटिक एनर्जी को एक थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करके और अपन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फॉर द जनरेशन ऑफ पावर यूज करते हैं. अनदर प्रोसेस, अनदर लाइक रिएक्शन इज न्यूक्लियर fusion. The nuclear fusion, it happened when like some lighter nuclei of atomic weight less than 20, they fuse together, combine and then generate some heavy nuclei or more stable nuclei. ठीक है ना? One of the possibility there are again like many cases and one of the possibility is this. So here deuterium, two deuterium combining and there is forming one tritium or like helium and one neutron. In this process around 3.3 mega electron volt of energy is released. यहाँ पर जो Q value होगी that will be equal to again mass defect. तो mass की defect क्या होगा, 2 times mass of deuterium, ठीक है ना, this minus mass of electron, this minus this is a mass of helium minus 2 mass of electron plus mass of neutron. This will be the right and this can be further. तो यहाँ से आपको देखो 2 mass of electron, तो ये तो कैंसिल हो गया. This is 2 times mass of deuterium minus mass of helium and minus mass of neutron multiplied by c square. So this is the Q value of this nuclear fusion process. ऐसे another possibility is again deuterium combining and forming one tritium and hydrogen. So in this situation around like in this reaction around 4 mega electron volt is energy is released. तो यहाँ पर भी जो Q value होगी that will be writing 2 times mass of deuterium minus mass of electron because हर एक deuterium के पास एक इलेक्ट्रॉन है minus this is mass of tritium minus mass of electron plus mass of hydrogen, this one minus mass of electron. So this is multiplied by c square. तो यहाँ पर भी देख सकते हैं ये कितना हो गया 2m deuterium minus 2 mass of electron और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. This is mass of tritium minus mass of hydrogen multiplied by c square. This is the Q value of the reaction. तो इस तरह से यहाँ पे Q value निकाल सकते हैं and this is another nuclear fission process. तो broadly like nuclear fission it happen for like heavy nuclei जो काफी heavy है और unstable है. Nuclear fusion light nuclei and unstable nuclei they come together, fuse together and form heavier nuclei comparatively and more stable. So in that process also some energy is released. So this is all about basically a theoretical part for